मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण दक्षता से संबंधित 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यदि आप टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यह वीडियो इस सीरीज की चौथी वीडियो है। इससे पहले पिछले 3 वीडियोस में हम 60 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है? 4 ऑप्शन है, रूसो, बटलर, प्लेटो या एडलर। हमें बताना है इनमें से किस विद्वान ने शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होती है ऐसा कहा था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्लेटो। प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य थे, यह एक यूनानी आदर्शवादी दार्शनिक हैं। इन्होंने कहा था शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होती है। मुझे लगता है आप प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ चुके होंगे। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने यानी पाठ योजना के 5 चरण बताए थे? 5 स्टेप ऑफ लर्निंग बताए थे, लेसन प्लान के या सीखने के? फ्रोबेल, कम्युनियस, प्लेटो या हर्बर्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने सीखने के 5 चरण बताए थे। आपने जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट का नाम सुना होगा। उन्होंने मूल रूप से 4 सिद्धांत बताए थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उन्हें 5 चरणों में विभक्त किया। जो 5 चरण इस प्रकार थे, पहला था प्रस्तावना, दूसरा था उद्देश्य कथन, तीसरा था प्रस्तुतिकरण, चौथा था पुनरावलोकन और 5वां था प्रयोग या अभ्यास। तो ये 5 चरण बताए थे जिन्हें हर्बर्ट का पंचपदीय सिद्धांत भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान में रख लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पिछले वीडियोज में भी हमने इस पर अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, इसलिए आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? यानी आपके क्या विचार हैं छात्रों को जो फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है अर्थात शारीरिक दंड दिया जाता है इसके संबंध में? पहला, जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। दूसरा, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। तीसरा, दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। चौथा है उपरोक्त सभी। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय पूरे प्रश्न को पढ़ना, 4 ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको प्रश्न का सही उत्तर पता चल पाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यानी जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए, क्योंकि वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, दंड निषेध किया गया है। तो शारीरिक दंड के संबंध में आपकी राय होनी चाहिए, जहां तक संभव हो दंड से बचा जाए। हो सकता आप ऑप्शन नंबर 4 भी इसका उत्तर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आपको ध्यान से प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ होता है, छात्र उदंड होता है,
यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेगा ही नहीं। और चौथा ऑप्शन है छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। हमें चारों ऑप्शन में से सही उत्तर को क्लिक करना है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से हल कीजिए। और इसी प्रकार के प्रश्न शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता या जो शिक्षण के कौशल होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, उनसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है? पहला सामाजिकरण कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उदात्तीकरण कहलाता है। ध्यान से आप प्रश्न को देख लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न की भाषा को। उदात्तीकरण को अंग्रेजी में कहेंगे सबलाइमेशन, सामाजिकरण को कहेंगे सोशलाइजेशन, और बौद्धिक औचित्य को रेशनलाइजेशन। तो आप इसे ध्यान में रख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। और यदि ऑप्शन नंबर 2 उदात्तीकरण की बात करें, जिसे अंग्रेजी में सबलाइमेशन कहते हैं, इसके माध्यम से हम अपनी उन इच्छाओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं जिसे समाज पसंद नहीं करता। तो आप ध्यान में रख लीजिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से वीडियो को वॉच कर लीजिए। यहां पूछा गया है पाठशाला जिसे समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की। प्रश्न में क्या पूछा गया है? पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, इमारत होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए, या शिक्षा का स्तर होना चाहिए। यानी जिस प्रकार की पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होगी, उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठशाला कैसी होनी चाहिए, यह हमें बताना है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होगी, उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी उसका करिकुलम होना चाहिए। इमारत से कुछ लेना देना नहीं है। शिक्षण विधि कोई भी हो सकती है, शिक्षा का स्तर कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसके हिसाब से उस पाठशाला की पाठ्यचर्या यानी करिकुलम होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसा समुदाय होगा जैसी पाठशाला होगी। अगला प्रश्न है पठन पाठन विधि के निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग विधि के अनुसार कौन से चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? प्रश्न में क्या पूछा गया है? सबसे अधिक। कुछ कोड वर्ड्स को नोटिस करना है। तैयारी पर, प्रस्तुतिकरण, तुलना, या सामान्यीकरण। ध्यान से प्रश्न को समझ लो। यदि आप टीचिंग कर रहे हैं पठन पाठन विधि के अनुरूप, तो सबसे अधिक समय आपको किस पर देना चाहिए, यह हमें पूछा गया है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए टीचर्स को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे लगता है आप इसे समझ भी चुके होंगे। तैयारी यानी प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, तुलना यानी कंपैरिजन, और सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। तो सबसे अधिक ध्यान टीचर्स को किस पे देना चाहिए? प्रस्तुतिकरण पर। ठीक है, शिक्षण की पूरी प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण द्वारा ही नया ज्ञान छात्रों तक पहुंचता है, इसलिए इस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय लगाना चाहिए। और यदि प्रस्तुतिकरण ठीक हुआ है तो तुलना या सामान्यीकरण भी आसान हो जाएगा। इसलिए प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और टीचर्स को सबसे अधिक ध्यान
इसी चरण पर देना चाहे पठन पाठन विधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र कौन सी विधि के अंतर्गत? विश्लेषणात्मक। ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न की भाषा को, इसमें पूछा क्या गया है। विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिक मेथड जिसे कहते हैं। क्या होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। किसके अंतर्गत? विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। टीचिंग जब होती है क्लास में तो इसका जवाब हमें बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह शिक्षण विधियों से संबंधित, शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र। अभी हमने विश्लेषणात्मक विधि पर जिक्र किया था, अब क्या है? संश्लेषणात्मक विधि। तो ध्यान से समझ लीजिए प्रश्न की भाषा को, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। संश्लेषणात्मक विधि को अंग्रेजी में कहेंगे सिंथेटिक मेथड। तो इसका उत्तर क्या होगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है या सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। तो क्लास टीचिंग की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। विश्लेषणात्मक का मतलब होता है विश्लेषण करना यानी विभाजन करना, और संश्लेषणात्मक का मतलब यानी संश्लेषण जिसका मतलब होता है जोड़ना। विश्लेषण में हम तथ्यों को अलग अलग भागों में बांटकर उसका विश्लेषण करते हैं, यानी अलग अलग भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं, और संश्लेषण में हम इस सबको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बड़ा पैरा है उसे हम अलग अलग लाइन में पढ़ रहे हैं, इसे हम कहेंगे विश्लेषण, और यदि पूरा एक पैरा के रूप में इसका अध्ययन करें इसलिए कहेंगे संश्लेषण। ध्यान में रख लीजिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन कोई छात्र। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा योगदान उसका नहीं है? जीन जैक्स रूसो का नाम सुना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा योगदान उसका नहीं है? इन चारों में से हमें बताना है। पूछा क्या क्या है? नहीं है। ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका अर्थात टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षा में खेल कूद का महत्व है, या पाठ्यचर्या में सुधार। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका यह नहीं है। किसका योगदान नहीं है? रूसो का। रूसो ने इसकी बात नहीं की थी, बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में खेल कूद का महत्व है, पाठ्यचर्या में सुधार, यह रूसो के योगदान से संबंधित है। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं और इन्होंने बच्चे को खुले रूप से छोड़ने की बात कही थी, जिससे बच्चा प्रकृति का अनुसरण करके यानी प्रकृति का अनुसरण करके सीख सकता है, और प्रकृति का अनुसरण करना भी एक शिक्षण विधि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है, कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं। ध्यान से पूरे सेंटेंस को पढ़ लो। वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में उनसे रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा और उसमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में क्या होगा? दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके पूरे पैरा को पढ़ लीजिए, इसमें पूछा क्या गया है। तो इससे बच्चों को क्या फायदा होगा या क्या लाभ होगा? अभिव्यक्ति का गुण पैदा होता है, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, चारों ऑप्शन को पढ़ो, जवाब देने की कोशिश करो।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन इसी से मैच करेंगे, यानी जो 3 ऑप्शन है उपरोक्त यह सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, सिर्फ प्रश्न की भाषा को समझना इम्पोर्टेंट है। आखिरी के 2 प्रश्न हैं, देख लीजिए। यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता, शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या पूछा गया है? यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, इसकी छात्रों पर क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ भी नहीं होगी। वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक था, वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। बताइए इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? ध्यान से यदि आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो आप सही उत्तर को क्लिक कर पाएंगे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। यदि कोई टीचर्स है और क्लास में किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा और टीचर्स ने उसका उत्तर नहीं बताया, तो बच्चे यही समझते हैं कि इसका उत्तर टीचर्स को नहीं आता होगा, यह प्रश्न अप्रासंगिक था, ऐसा तो सोच नहीं सकते। बशर्ते प्रश्न अप्रासंगिक भी होगा तब भी बच्चे ऐसा नहीं सोचेंगे। प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी भी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि वो टीचर्स की हंसी उड़ा सकते हैं, और कुछ भी ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन मेथड यूज करिए और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। वो यही समझेंगे कि इसका जवाब टीचर्स को नहीं आता है। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को देख लेते हैं। अध्यापक अभिभावक मीटिंग यानी टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, जिसे पीटीएम भी कहते हैं, पीटीएम, या जो राज्य सरकार के स्कूल होता है इसमें पीटीए भी होता है, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन। तो अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, सबसे बड़ा लाभ पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए, बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों, शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसने बच्चे को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए, अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूरा वृत्त बताए, या अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा कराने में वह कैसे वो कितनी सहायता करे। तो हमें बताना है कि अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है इन चारों में से। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों सहमत हों। तो इसीलिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है, पीटीएम का आयोजन किया जाता है, ताकि उसमें जो बच्चा हो उसका अचीवमेंट, उसके टारगेट्स के बारे में डिस्कस हो टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। और यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आप बताएं कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। अवश्य ही इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक।